नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। आशा करता हूं दोस्तों आप सब मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग रीट की तैयारी की चर्चा कर रहे हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण। न बल्कि ये रीट में बल्कि आपके पशु परिचर जो कि 1, 2 और 3 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसमें भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे ही परीक्षा दे के वापिस आ जाओ तो स्क्रीनशॉट में आपको भेज दूंगा कि देखो यहाँ से प्रश्न बना है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो थोड़ा सा रुख है वो थोड़ा सा नरम दिखता है। जब भी कोई टीचर आपको पढ़ाने की कोशिश करे दोस्तों, तो उसे एक मौका जरूर दो ताकि वो आपके अंतर मन में जो है वो समा सके और हर एक चीज को जो है वो कवर कर सके। ठीक है, तो आज एक नई कविता के साथ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। अम्ल, क्षार और लवण। दरा हिला, गगन गुजा, नदी बहा, पवन चला, विजय तेरी, विजय तेरी, विजय तेरी। ज्योति सी जल जला, बुझा बुझा, फड़क फड़क, रक्त में धड़क धड़क, धनुष उठा, प्रहार कर, तू सबसे पहला वार कर, तू सबसे पहला वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरन सा सजक सजक, सिंह सी दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, सदा चले, थके न तू, रुके न तू, झुके न तू, विजय तेरी, विजय तेरी, विजय तेरी। तो स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को, जिसमें हम लोग अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, क्षार के बारे में पढ़ेंगे और लवण के बारे में पढ़ेंगे। यहां से एक प्रश्न आपको पक्का पेपर में छपा हुआ मिल जाएगा, ऐसे में गारंटी लेता हूं। चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं भाई। सबसे पहले देखो उत्पत्ति। अम्ल की जो उत्पत्ति है दोस्तों वो अंग्रेजी लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है। और ये तो पता ही होगा आपको कि जो अम्ल है आपका, वो अम्ल जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। देखो, स्वाद में अम्ल खट्टे होते हैं। कई बार ये लाइन पूछी गई है, बिल्कुल सिंपल और साधारण। रीट जैसी परीक्षाओं में भी ये लाइन पूछ ली जाती है। उदाहरण तो आपको क्या ही देने जब आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो मेरे सामने, लेकिन फिर भी एक भूमिका बनाने के लिए, जीरो से हाई लेवल जाने के लिए जो है वो इन उदाहरणों का प्रयोग मैं करता हूँ। नींबू, संतरा, इमली, ये सब क्या है? अम्ल है। इन सब में क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। सब में अलग अलग, जैसे नींबू में सिट्रिक, संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक। तो इस प्रकार से हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कौन से जो पदार्थ है उसमें कौन सा अम्ल या कौन सा सार या कौन सा लवण पाया जाता है। लिटमस पत्र की बात करते हैं। हर एक बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अम्ल जो है ना, अम्ल, एक ट्रिक बताऊंगा अभी। अम्ल, हर बार जो अम्ल, सार और लवण से प्रश्न पूछा जाता है, उसको क्लियर करने की एक शानदार ट्रिक अभी मैं बताने वाला हूं। देखो कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक साधारण सा शब्द अनिल याद रख लो। क्या? अनिल। तो मैं ये बोलूं कि अम्ल जो है ये नीले लिटमस को, प्यारे मित्रों, क्या कर देता है? लाल कर देता है। ए नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और इसका उल्टा, अगर इसका उल्टा बात करूं मैं, तो सार जो है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो यहां से एक प्रश्न आपके लिए जो है वो तैयार हो चुका है दोस्तों। उसके बाद आगे बात करते हैं विलायक क्षमता की। तो अम्ल जो है वो अत्यधिक विलेय होता है, किसी भी पदार्थ में घुलनशील होता है। अरे आप लोग जो नींबू पानी बनाते हो ना, उसमें एक गिलास में नींबू निचोड़ा और नींबू निचोड़ते ही जैसे ही हिलाया, तो क्या आप लोग नींबू के रस को और पानी को अलग कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते हैं दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका क्या कारण है? क्योंकि जो अम्ल होता है वो घुलनशील होता है ना, अत्यधिक घुलनशील होता है और इसकी विलायक क्षमता जो है वो अत्यधिक ज्यादा होती है। एक इंपॉर्टेंट लाइन, ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है। क्या देता है? जलीय विलयन में H+ आयन जो है वो ये आपके अम्ल देता है। तो अम्ल की जो आउटलाइन है वो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में बन चुकी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करना और कमेंट करके बताना कि आप हमारी ये क्लास कहां से देख रहे हो दोस्तों। चलिए
बात करते हैं, आपके लिए ही स्लाइड बनाई है तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अब देखो, समझने की कोशिश करना। मेरे सामने ये 4 बड़े बड़े डायग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे ही डायग्राम के लिए तो मैं मशहूर हूं। मैं यही तो चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। उदाहरण उदाहरण दे रहा हूं आपको। सबसे पहला उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? जो अनेक अनेक उद्योगों में आपके बॉयलर जो है ना, अनेक उद्योगों में बॉयलर के अंदर से साफ करने, सिंक जो सैनिटरी वाले जितने आइटम होते हैं उनको साफ करने के काम में HCl आता है। दूसरी बात, HCl आपके आमाशय में भी, आपके भोजन के पाचन में भी कार्य करता है। फिर आ जाता है नाइट्रिक एसिड, जिसको HNO3 से डिनोट करते हैं। HCl को किससे करेंगे? HCl से करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को HCl से करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड क्या काम में आएगा? उर्वरक बनाने और सोने के गहनों को साफ करने में कार्य किया जाता है। उर्वरक जो होते हैं, जो खेतों में खाद हम लोग देते हैं, है ना, जिससे मिट्टी की पोषक जो क्षमता होती है वो बढ़ती है, तो उसके लिए जो आपके उर्वरक बनते हैं उनके लिए जो है ये HNO3 या नाइट्रिक एसिड कार्य करता है। उसके बाद आ जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग H2SO4 बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने। सेल, कार की बैटरियां और उद्योगों में काम में आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को जो है अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा भी कहते हैं। पूछ सकता है वो घुमा फिरा के। और अगला जो आता है एसिटिक एसिड आता है, और एसिटिक एसिड के बारे में इसको क्या बोलते हैं? CH3COOH। ये तो आप लोगों ने फॉर्मूले याद भी रखने। कई बार जो है सीधा ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि एसिटिक एसिड को जो है वो किस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप से जो है वो कैसे डिनोट करेंगे। तो ये आपके सिरके के रूप में खाद्य पदार्थों को आचार आदि में जो है वो कार्य इसमें जो है संरक्षित करने में लिया जाता है। भाई आचार है, वो जल्दी सड़े नहीं, है ना। लकड़ी के जो फर्नीचर है उनको साफ करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। तो ये उदाहरण आपको मैंने 4 दिए हैं, आगे और भी हम लोग बात करेंगे क्योंकि ये कई बार परीक्षा में पूछ ले जाते हैं। चलिए क्षार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। किसके बारे में? क्षार क्या होता है? चलिए तो क्षार के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक जरूर करना। चलिए क्षार की उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो क्षार शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये एल्कली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, एल्कली शब्द से जो है वो क्षार की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। फिर बात करें लिटमस पत्र की, तो ये क्षार जो है ना, ये क्षार, ये लाल लिटमस को जो है दोस्तों, ये क्या कर देता है? लाल लिटमस को जो है नीला कर देता है और स्पर्श में साबुन जैसा दिखाई देता है। और ये एक तो आपको पता ही है जो क्षार होता है वो एक तरह से साबुन ही तो है। तो साबुन में भी क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। स्वाद इनका कैसा होता है? कड़वा होता है। अरे नीम का पत्ता क्या है? कड़वा है। ठीक है। बेकिंग सोडा, ये भी किसका उदाहरण है? आपके क्षार का उदाहरण है। विलायक क्षमता की बात करें तो क्षार की जो विलायक क्षमता है दोस्तों, ये निम्न होती है, यानी कम होती है। अरे साबुन को घोलेंगे ना तो दिख जाता है ना आपको, घुलता नहीं है पूरी तरह से, है ना। ऐसे ही किसी भी चीज को आप लोग देख सकते हो, बेकिंग सोडा को देख सकते हो, तो पूरी तरह से नहीं घुलता है, लेकिन घुलनशील तो होता है, लेकिन निम्न स्तर का घुलनशील होता है, जितना नहीं घुलता है जितना कि अम्ल घुलता हो। ठीक है। उसके बाद बात करें, ये जलीय विलयन में OH आयन देता है। क्या देता है? OH आयन जो है जलीय विलयन में देता है। उसके बाद इसके बारे में एक और बात आपको पता होना चाहिए, जो क्षार है ना, क्षार, ये जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, है ना। क्षार किसको कहते हैं? एल्कली किसको कहते हैं? जल में जो घुलनशील क्षारक होता है उसको ही हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है। अब देख लीजिए कुछ उदाहरण में सबसे पहला उदाहरण लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH बोलते हैं। ये प्रबल क्षार के रूप में जो है वो हम लोग इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको KOH बोलते हैं, है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार के रूप में ये भी उपयोगी है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये खाद और उर्वरक में जो है वो काम में आता है। उसके साथ ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
जिसको CaOH का होल ट्वाइस हम लोग बोलते हैं। मिट्टी की जो अम्लता है उसको दूर करने में, मिट्टी कई बार जो है वो एसिडिक मिट्टी हो जाती है। कई बार हम लोगों ने लैब में देखा होगा कि हम लोग मिट्टी का क्या करते हैं, लैब टेस्ट करवाते हैं, अरे उसकी अम्लता की जांच करते हैं कि कहीं इसमें अम्लता या क्षारकता ज्यादा तो नहीं है। अगर उसमें अम्लता ज्यादा होगी तो उसमें हम लोग क्या मिलाएंगे, क्षार मिलाएंगे, ठीक है। और वहीं क्या मिलाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे इसमें, ठीक है, जो जिसको हम लोग चूना भी बोलते हैं, ठीक है। बात करें अम्ल और क्षार में जो अंतर है वो क्या होंगे। सबसे पहला अंतर आपके सामने, अम्ल जो है वो स्वाद में प्राय खट्टे होते हैं और ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। उसके बाद में बात करें अम्ल जो है ये जलीय विलयन में H+ जो है वो आयन देते हैं, क्या देते हैं, H+ आयन। और क्षार OH+ आयन देते हैं, OH- सॉरी आयन ये देते हैं। उसके बाद में अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को जो है वो लाल रंग में जो है वो परिवर्तित कर देते हैं। और क्षार यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, ये लिटमस पत्र को जो है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। किसको, लाल को नीला कर देंगे। कुछ उदाहरण HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, H3CaOH हो गया, है ना। और इधर इधर NaOH हो गया, KOH हो गया। अभी अभी मैंने इनके उदाहरणों के बारे में आपको बताया ही सही, ठीक है। तो अम्ल और क्षार में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ और बातें करते हैं। चलिए सूचक या इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। सूचक या इंडिकेटर, और ये किसका सूचन करेंगे, किसका करेंगे, आपके अम्ल और क्षार और लवण का ही तो करेंगे। तो सूचक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सूचना देने वाला, जो सूचना देता हो। किसकी सूचना देता हो कि ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। परिभाषा क्या होगी इसकी, कि वे पदार्थ जो विलयन में अम्ल या क्षार की उस उपस्थिति का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं, उन्हें तो क्या कहते हैं दोस्तों, उन्हें तो सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। और सूचक दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के आपके सूचक होते हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक और एक होता है संश्लेषित सूचक, जिसको कृत्रिम भी बोल दो, संश्लेषित भी बोल दो। संश्लेषित यानी जिसका निर्माण मानव की क्रियाविधि द्वारा या फिर लेबोरेटरी में जो जिसका निर्माण जो है वो किया गया हो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे। चलिए सूचक के बारे में इस सारणी में आसानी से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो सूचक तीन प्रकार के यहाँ पे दिए हुए हैं वैसे तो, लेकिन सामान्य तो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं प्राकृतिक सूचक की, तो प्राकृतिक सूचक जो है वो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। जैसे आपका लिटमस पत्र हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गई, या फिर हल्दी हो गई। तो ध्यान रखना, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है। मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से प्रश्न हो सकता है कि इस बार आ जाए। आप ध्यान रखना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके रखूंगा कि आपके प्रश्न आते ही स्क्रीनशॉट में आपके डालने वाला हूँ, ठीक है। लिटमस पत्र की बात करूं, लाल पत्ता गोभी की बात करूं और हल्दी की बात करूं, तो ये तीनों ही क्या है, प्राकृतिक सूचक है। क्या है, प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं मेथिल ऑरेंज, ठीक है, या फिर फिनोप्थिलीन की, किसकी, मेथिल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन की अगर मैं बात करता हूं, तो ये सब क्या है, संश्लेषित है, ये कृत्रिम है मेरे प्यारे भाइयों। उसके बाद में बात करूं गंधीय सूचक की, तो गंध से पता लगाया जाता है, जैसे प्याज हो गया, वनीला का रस हो गया, लौंग का तेल हो गया, तो ये सब गंधीय सूचक है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, बताओ, कमेंट करके बता दो फटाफट से कि समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ठीक है। लगभग 13 मिनट में मैंने 3 प्रश्न, जो कि आप रेलवे की तैयारी कर लो, आप किसी भी स्टेट की परीक्षा की तैयारी कर लो, जहां जहां विज्ञान पूछा जाता है, अम्ल क्षार और लवण पूछा जाता है, आपके ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए प्यारे मित्रों। अगर गलत हो गए तो अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, थोड़ी सी सूचना और देना चाहूंगा मैं, थोड़ी सी सूचना आपको और भी देना चाहूंगा कि लिटमस पत्र जो है, ये लिटमस पत्र बैंगनी रंग का क्या होता है, एक रंजक होता है, एक पिगमेंट होता है, जो कि
थैलेफाइटा जो हम लोग पढ़ते हैं प्लांट में जब हम लोग थैलेफाइटा पढ़ते हैं, इस समूह में लिचेन नामक पादप से निकाला जाता है। एक प्रकार का प्राकृतिक वर्णक है, इसलिए तो इसको प्राकृतिक बोलेंगे। आप बोलोगे सर ये लिटमस पत्र तो जो है कृत्रिम है, ये तो हम लोगों ने इसको तो जो है कागज है, इसको तो इसका निर्माण तो हम लोग लैब में करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए जो लिटमस जो विलियन है ये बैंगनी रंग का एक रंजक पिगमेंट होता है, और ये किससे निकाला जाता है? थैलेफाइटा समूह के लिचेन नामक प्लांट से निकाला जाता है। किससे? थैलेफाइटा समूह के लिचेन नामक प्लांट से ये निकाला जाता है। अच्छा, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण, और यहीं से एक दो प्रश्न आपके बन जाते हैं। किसी भी परीक्षा का आप लोग एग्जाम दो, किसी भी कंपटीशन जो है वो प्रतियोगी परीक्षा दो आप लोग, यहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। बात करते हैं अम्ल क्षार के रासायनिक गुण। सबसे पहले बात करें अम्ल की, अगर हम लोग धातु के साथ अगर रिएक्शन करवा दें कि सर मुझे तो अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन करवानी है, ठीक है बेटा अभी करवा देते हैं, ठीक है अभी करवा देते हैं। तो अम्ल जो है वो धातु से यानी मेटल से जो है वो रिएक्शन करता है और क्रिया करके कौन सी गैस बना देता है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस आपको पता है अत्यंत हल्की होती है, और आपको ये भी पता होगा जो खट्टे पदार्थ होते हैं, अम्लीय जो पदार्थ होते हैं, इनको धातु के बर्तनों में नहीं रखते हैं। तो यहां से एक प्रश्न आपके 101% बन सकता है कि आप जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, इनको धातु के बर्तनों में क्यों नहीं रखते? या फिर ये भी बोल सकते हैं कि पीतल के बर्तन में दही क्यों नहीं रखा जाता है? तो सीधा सा इसका आंसर है कि जो पीतल होता है ना, ये पीतल जो है ये धातु है। क्या है? धातु है। और ये धातु खट्टे पदार्थ जैसे दही के साथ जो है अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? एक विषैला लवण बना देगा। इसका निर्माण विषैला लवण के रूप में जो है वो कर देगा, जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करूं मैं धातु की क्षार के साथ जो है अभिक्रिया से भी लवण व हाइड्रोजन गैस ही बनता है, ठीक है। परंतु सभी धातुओं की जो क्षार के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H2 गैस नहीं बनता है भाई। धातु की जो अभिक्रिया है वो क्षार के साथ करें तो सर क्षार के साथ करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी अम्ल की जो अभिक्रिया है वो धातु के साथ करेंगे तो यहां एक विषैला लवण बनेगा, ठीक है। आगे देखो, ये देखो धातु की अभिक्रिया में किससे करा रहा हूं दोस्तों? धातु की अभिक्रिया पहले अम्ल के साथ करवाते हैं। जैसे मैंने HCl लिया, HCl की जो अभिक्रिया है वो जिंक से करवा दी, तो हमारे यहाँ पे जिंक क्लोराइड बना और क्या निकली? हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। अगर हम क्षारक के साथ करवाते हैं तो क्षार और धातु की अभिक्रिया, जैसे मैंने NaOH ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके अभिक्रिया मैंने जिंक से करवाई, तो यहाँ पे Na2ZnO3 बना, ठीक है। ZnO3 बना, यानी सोडियम जिंकेट यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे भी क्या निकली? H2 गैस निकली। तो धातु की क्षार के साथ जब भी अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी, परंतु धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जरूरी नहीं है कि H2 गैस बन सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी जिंक के साथ अभिक्रिया कराई, हो सकता है किसी और धातु के साथ अगर मैं क्षारक की अभिक्रिया कराऊं तो वहां हाइड्रोजन गैस बने या नहीं बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं भाई। अगला जाता है पोप टेस्ट। देखो ये जरूरी नहीं है, हालांकि एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखना जब जब हाइड्रोजन गैस बनेगी, जब किसी रासायनिक पदार्थ में
फरक नली में जो है गैस निकलती है, तो उसके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने से पट पट की आवाज आती है, और इस टेस्ट को कहते हैं पॉप टेस्ट। और निकलने वाली जो गैस होती है वो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अत्यंत, आपको पता है, ज्वलनशील तो होती है, और ज्वलनशील के साथ ही हल्की भी होती है, जो कि भाग के बाहर निकलती है। और जैसे इसके पास में हम लोग माचिस लेके जाएंगे, तो माचिस ले जाते ही ये कौन सी आवाज निकालेगी? पट पट की आवाज ही निकालेगी। और एक यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम भी दिख रहा है, जिसमें हम लोगों ने कुछ दानेदार जिंक के टुकड़े लिए हैं, फिर उसमें HCl हम लोगों ने डाला है, जो कि अम्ल है। आपको मैंने बताया था क्या किया मैंने, कि यहाँ जो है जिंक के टुकड़े मैंने ले लिए, ठीक है। फिर इसमें मैंने डाल दिया तनु HCl। तनु HCl मतलब कि तनु का मतलब क्या हुआ कि मैंने HCl लिया जो कि सांद्र है, सांद्र का मतलब जो प्योर HCl है, उसमें मैंने थोड़ा पानी मिला दिया, डिस्टिल वाटर मिला दिया। तो मिलाने के बाद जो है वो यहाँ से गैस निकलना प्रारंभ हो गई। गैस निकलते हुए ये कहाँ आई? ये हम लोगों ने साबुन का जो है वो एक घोल तैयार कर लिया, और उसमें जो है हम लोगों ने क्या किया, इस गैस को प्रवाहित किया, और ये गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी। ये बुलबुलों के रूप में बाहर आएगी, और मोमबत्ती को जैसे इसके पास में लेके जाएंगे दोस्तों, तो पट पट की आवाज आएगी। यही है आपका पॉप टेस्ट। कौन सा टेस्ट? पॉप टेस्ट है, ठीक है। चलिए बात करें हम लोग अम्ल की। धातु ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं, तो अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है? जल बना देता है। क्या बनाएगा? लवण और जल बना देता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें हम लोग कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं ये। क्या होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि अम्ल जो है वो धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा और लवण और जल बनाएगा। यानी कि ये कौन से प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के। और क्षारों के साथ अगर अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2HCl को CuO के साथ मैंने अभिक्रिया कराया, तो CuCl2 बना, और H2O यानी कि जो है जल यहाँ पे हमारे पास प्राप्त हुआ, ठीक है। आगे बात करें, आगे अधात्विक ऑक्साइड की अगर क्षारों के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे कि हम लोगों ने CO2 की अभिक्रिया किससे कराई? CO2 की जो अभिक्रिया है वो CaOH का होल ट्वाइस के साथ हम लोग कराई, है ना, अधात्विक ऑक्साइड के साथ। किसकी? क्षार की अभिक्रिया मैंने कराई, तो यहाँ पे हमारे पास CaCO3 और H2O बन गया। अब एक और इंपॉर्टेंट आ जाता है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होती है दोस्तों? जब कोई भी जो धातु ऑक्साइड है वो अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रवृत्ति को दर्शाएं, तो इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि ZnO, BeO, Al2O3। बस आप तो ये उदाहरण ध्यान रख लेना भाई, है ना। ज्यादा हम लोगों को गहराई में जानने को तो हम लोग बहुत गहराई में जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा गहराई में जो है वो सांप मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ज्यादा गहराई में जाना यानी कि हम लोग बाहर हो रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी दौड़ से, ठीक है। बात करें अम्ल की, अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं, आज मैं आपका पूरा अम्ल में करवा दूंगा। कल हम लोग क्षार के बारे में चर्चा करेंगे, और परसों के दिन हो सकता है कल ही हम लोग लवण भी कर लें, लेकिन परसों के दिन हम लोग लवण के बारे में। लेकिन शर्त ये रहेगी, ये नोट्स तभी मिलेंगे जब आपकी संख्या लगभग 100 से ऊपर होगी, ठीक है। संख्या को जो है थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मजा उसमें आता है। मैं जब इतनी मेहनत करूंगा तो मेहनत उसी जो है एक शर्त पे करूंगा कि आप लोग अपनी संख्या को बढ़ाएं दोस्तों। बात करें अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, अम्ल जो है वो धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण देगा, जल देगा, और क्या देगा? CO2 देगा। ध्यान रखना, यहाँ H2 नहीं आएगा। यहाँ जो है अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्षार के साथ अगर धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट अभिक्रिया करेगा तो इसके साथ कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैंने 2HCl को जो है धातु कार्बोनेट Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पे 2NaCl सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास बना। यहाँ पे क्या निकली? CO2 निकली, और जल हमें प्राप्त हुआ।
वैसे ही हम लोग धातु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया जब कराएंगे तो वही NaCl यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे CO2 और जल यहाँ पे प्राप्त होगा। लेकिन सार के साथ कोई भी अभिक्रिया अगर मैं करवाता हूँ, सार के साथ किसकी, धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की, तो कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगी। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये जरूरी है भाई, है ना। उसके बाद चूने के पानी का टेस्ट। चूने के पानी का टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको चूने के पानी से प्रवाहित करेंगे तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, कई बार पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, तो चूने का जो पानी है वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने CaOH का होल ट्वाइस जो कि चूने का पानी है, इसमें हम लोगों ने क्या CO2 गैस प्रवाहित करवा दी और CaCO3, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ पे बना और H2O यानी जल जो है वो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, CO3 के जो विलयन है इसमें CO2 के अधिक मात्रा में प्रवाहित करने पर जल की उपस्थिति में बहुत ज्यादा ही हम लोगों ने प्रवाहित करा दी। एक तो CO2 एक तो नियमित मात्रा में मिलाई, एक बहुत ज्यादा इसमें प्रवाहित करा दी, तो इसकी जल की उपस्थिति में जो है घुलनशील व पारदर्शी एक पदार्थ का निर्माण होता है जिसका संपूर्ण विलयन क्या होता है, पारदर्शी बन जाता है। यानी कि इसके आर पार हम लोग देख सके तो इस प्रकार का बन जाएगा। मतलब बिल्कुल अगर बहुत ही ज्यादा और भी CO2 प्राप्त कराएंगे तो ये बिल्कुल पारदर्शी पदार्थ बन जाएगा, जो दूधिया पदार्थ है वो हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद CaCO3 जो हमें प्राप्त हुआ, अगर देखो जिसमें हम लोगों ने एक तो जल मिलाया और हम लोगों ने क्या मिला दी, CO2 मिला दी, तो ये जल में विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल में विलय हो जाएगा और पारदर्शी पदार्थ हमें मिल जाएगा। अब ध्यान रखना ये भी कि चूना पत्थर जो है या फिर खड़िया जो है या फिर संगमरमर, है ना, ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के जो है विविध रूप है। यानी इसके ही रूप है, चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गया, संगमरमर हो गया। तो ध्यान रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट का रूप कौन सा है, निम्न में से 4 ऑप्शन दे सकता है, या फिर कौन सा नहीं है, 3 ये दे दे, एक दूसरा दे दे। तो ध्यान रखना जो आखिरी का देगा उस वो नहीं होगा। तो यहाँ पे चूना पत्थर हो गया, खड़िया हो गई, संगमरमर हो गई, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही विविध रूप है दोस्तों। बात करते हैं सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ जो है अभिक्रिया करके लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि हम लोगों ने H+ और OH आयन की बात की थी, वहीं से कि अम्ल जो सार की जो परिभाषा है सर्वप्रथम 1884 में आर्यनियस ने दी थी, और उसी को तो हम लोग आर्यनियस संकल्पना बोलते हैं। कौन आए थे, आर्यनियस आए थे 1884 में, और इन्होंने बोला भाई जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन दे, H+ आयन दे, उनको तो हम लोग अम्ल कहेंगे, और जो OH- आयन दे उनको क्या कहेंगे, उनको हम लोग क्षार कहेंगे। ठीक है, जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन H+ उत्पन्न होते हैं, जबकि जल की अनुपस्थिति में जो है HCl अणुओं से H+ आयन जो है वो पृथक नहीं होगी। जब इसमें जल की उपस्थिति जरूरी है, यहाँ पे सीधा सीधा आर्यनियस ने लिखा है कि जलीय विलयन के अपघटित होकर जलीय विलयन में अपघटित होंगे तभी ही H+ आयन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। आपको ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि HCl अणुओं को जो है जल की अनुपस्थिति में अगर करेंगे तो क्या H+ आयन होंगे, तो नहीं दोस्तों, H+ आयन नहीं होंगे। ठीक है, नहीं दिखेंगे आपको। यहाँ देखो HCl और H2O को हम लोग यहाँ पे कराएंगे तो HO3, ठीक है, H3O या फिर HO3+ यहाँ पे आयन होंगे और कैल्शियम यहाँ पे बाहर निकलेगा। ठीक है, सॉरी क्लोराइड यहाँ पे बाहर निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा सकता है कि क्या हाइड्रोजन आयन जो है वो स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, तो नहीं, ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। तभी तो यहाँ पे H3O यहाँ पे दिखाया गया है ना, इसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्षार के बारे में, लेकिन वो सार के बारे में हम लोग बात करेंगे आज
आज के लिए इतना ही, हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं बस, और कल की कक्षा में हम लोग क्षार के बारे में धुआंधार तरीके से अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपका एक भी प्रश्न मैं गलत नहीं होने दूंगा, ऐसी मैं गारंटी लेता हूं। हम लोगों ने बात की कि अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, लैटिन भाषा में के एसिडस शब्द से जो है ये प्राप्त हुआ है। स्वाद की बात करें तो स्वाद में खट्टे होते हैं, नींबू संतरा इमली जो है इसके उदाहरण है। अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अनिल याद रख लेना, अनिल बम याद रख लेना, ठीक है। बात करें विलायक क्षमता की, तो अम्ल की विलायक क्षमता क्या होती है? उच्च होती है, जल्दी घुल जाते हैं, घुलनशील होते हैं ये जल में, ठीक है। बात की हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, नाइट्रिक अम्ल की। ये दैनिक जीवन में काम में आने वाले रसायन है आपके, जहां से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, इसलिए मैंने शुरुआत में रख दिए। बाकी दैनिक जीवन में काम में आने वाले रसायन हम लोग बाद में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबके बारे में, एक्वारेजिया हो गया आपका, सबके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने सार के बारे में भी थोड़ी बहुत बात की, जिसका हम लोगों ने बोला कि सार की जो उत्पत्ति है वो इससे एल्कली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पौधे की राख। सार लाल लिटमस को जो है नीला कर देती है, और स्पर्श में जो है साबुन जैसा व्यवहार ये दर्शाता है। स्वाद में कड़वा होता है। नीम का पत्ता हो गया, आपके बेकिंग सोडा हो गया, ये सब क्या होते हैं? सार होते हैं। विलायक क्षमता की बात करूं तो सार जो है वो विलायक क्षमता में निम्न स्तर के होते हैं। OH माइनस आयन जो है जल में ये देते हैं, यानी कि ये जो है जल में कम घुलनशील होते हैं। फिर हम लोगों ने कुछ उदाहरण दिए, इनके बारे में अंतर हम लोगों ने बताए, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोगों ने आज की कक्षा में की। मिलते हैं किसी और अन्य कक्षा में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, जय श्री राम।